नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब चुनाव होने वाले हैं और जनप्रतिनिधियों के नाम आएँगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, बीएसपी के, आज़ाद उम्मीदवार जो भी है, जितने भी होंगे। लेकिन हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, सोच समझ कर वोट लगाना, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। ये एक पर्व है, लेकिन इसे हम पर्व मानकर जो है अपने अधिकारों को हनन करते हैं। अपने अधिकारों से हम वंचित रहते हैं और ख़ासकर हम जब भी चुनाव के माहौल में आते हैं, अंतिम दिनों में हम उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं जो हमने बीते 5 सालों में बिताया होता है। आपके बीते 5 सालों में कुछ न कुछ झेला होगा आपने, हो सकता है आपने महँगाई को झेला हो सकता है आपने बेरोज़गारी को झेला हो सकता है आपने स्वास्थ्य के जो है कमियों को झेला हो सकता है आपने शिक्षा की कमियों को झेला हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपने झेले हो, लेकिन हम अंतिम दिनों में भूल जाते हैं और एक वोट के लिए हम बोतल और मुर्गा में या बिक जाते हैं या भाईचारा में बिक जाते हैं या फिर एक कट्टर बनकर जो है अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने किन्नौर के साथ हम दगा करते हैं। अगर आपको विकास कोई नेता नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, विकास नेता ने नहीं करना है, विकास करेगा हमारा वोट। आपका वोट कहाँ जाता है? आप किस पार्टी या किस पार्टी को आप वोट देते हो? किस व्यक्तित्व को आप वोट देते हो? किस पार्टी में क्षमता है जो है पूरे जो है आपका अ, भारत को सँवारने की? जिसमें शिक्षा को लेकर आज हमारा जो मुद्दा है, जनजातीय मुद्दों पर ही चर्चा रहेगा। जनजातीय मुद्दों पर चर्चा इसलिए कि हम खुद जनजातीय हैं। हमारा एक उम्मीदवार यहाँ से चुना जाएगा, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो। चुनना हमने है, वोट हमने देना है। तो आइए हम बीते 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेकर किन्नौर में क्या-क्या परिस्थितियाँ रही, ये आज के हमारे जो अतिथि है, इन पर निर्भर नहीं करता है। आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, आप अपने जगह में जो भी व्यक्ति इस एपिसोड को देख रहा है, सबसे पहले विनम्र निवेदन के साथ ये करता हूँ कि एपिसोड किसी भी राजनीतिक दलों को प्रमोट नहीं करता है। ये एपिसोड जनता के हितों के लिए काम करता है और ज़मीनी चीज़ों को जो आपने झेला है, मैंने नहीं झेला, आपने झेला है। हमारे समाज ने झेला है, पूरा किन्नौर ने झेला है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करना। धीरे-धीरे हम जनजातीय मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे, ये चुनाव तक ही रहेगा, इसमें हम किसी भी राजनीतिक दलों को प्रमोट करने के लिए नहीं कहेंगे। सिर्फ हमने ये जानना है कि जनजातीय जो हमारा क्षेत्र है, उसमें हमारे जो नेता हैं, कितने कारगर काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपने ये चीज़ देखना, कुछ चीज़ें जो आती है नेताओं के द्वारा, वो एक बना हुआ प्लानिंग होता है, पहले से ही उनके मैनिफेस्टो में होता है। आपका जैसे आपका विधवा पेंशन हो गई अ जो आपका वरिष्ठ पेंशन हो गई और ऐसे कई सुविधाएँ हैं, वो जो है सरकार की योजनाओं में आता है, उसके लिए किसी पार्टी को श्रेय देना मुझे नहीं लगता। कोई भी चीज़ है, जैसे आपका हाउसिंग जो मिल रहा है, लेकिन हाँ, सरकार को इसलिए श्रेय जाता है कि उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। उस परसेंटेज को आज से पहले अगर आपका वरिष्ठ जो पेंशन था, अगर आपका 500 मिलता था, क्या वर्तमान में 1000-1200 भी मिल रहा है, वो कौन-सी सरकार कर रही है? तो इसी पर ही कि सरकार ने किया, ऐसे हमारे को जानना चाहिए और भविष्य में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम पर ही निर्भर करता है। तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष को दोष देने से पहले चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हमारे सामने चुने प्रतिनिधि आते हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने वो काम नहीं किया। वो काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप चाटुकारिता करते रहे, क्योंकि आप वोट के लिए बिके रहे। अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप वोट देंगे, किसी की चाटुकारिता नहीं करेंगे और किन्नौर के हित की सोच कर काम करें, तो कभी भी जो है देश विकास से वंचित नहीं रह सकता। तो चलिए हमारे आज के अतिथि हैं हमारे इस एपिसोड के मैंने पहले इनके अंदर में जो एक क्षमता है बहुत बेहतरीन है, इनका कैलकुलेशन और इनका निचोड़
भले ही ये किसी भी राजनीतिक दलों को साथ जो है इनकी रहेगी, क्योंकि किन्नौर के अंदर क्या पूरे भारत में हर आदमी कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा होगा, आप भी किसी पार्टी से जुड़ा होगा, लेकिन हित जो है किन्नौर की होगी और हित जो है किन्नौर की बातें करेंगे। तो हमारे सोनी स्टार क्लब के प्रधान राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर। और ये चाहे तो अपने ही एरिया के बारे में बोल सकते हैं, और ये चाहे तो पूरे किन्नौर के बारे में बोल सकते हैं, ये चाहे तो पगरामों के बारे में बोल सकते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है जो पुनः मुझे आज इस एपिसोड में बुलाया गया था। मुझे मालूम है कि किन्नौर अब तक से पहले जो आपका एमसीएन पेज चलता था उसका ओपनर वक्ता के रूप में मैं ही आया था। तो आज जी आप जो अपना एक नया एपिसोड जनजाति मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो उसमें मुझे बुलाया गया है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस मुद्दे के ओपनिंग कार्यक्रम एपिसोड में बुलाया गया है। और सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जी, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी किन्नौर पेज से जुड़ते हैं तो आप जो है उसे शेयर करें, फॉलो करें। आप हमारे पेज का कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है सुपर थैंक्स और स्टार भी दे सकते हैं। तो चलिए महोदय जी, आपका पुनः स्वागत। तो आप किसी भी पार्टी से आप जुड़े हो, वैसे आप आपका विशेष व्यक्तित्व रहा है बीजेपी की ओर, और ये मैं नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, लेकिन हर आदमी पार्टी से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले शिक्षा को लेकर आप किन्नौर में किस प्रकार का ग्रोथ हुआ है, आप अपने अनुभव के अनुसार, अभी आपकी आयु कितनी है सर? मेरी आयु तो अभी युवावस्था ही है। अब युवावस्था फिर से भी प्रौढ़ावस्था में जाने वाला हूँ। 35। जी, और आपके बच्चे कितने सर? बस जी बताएं। एक ही है। और क्या करता है सर बच्चा? आपने प्लस टू शर्माना में नहीं पढ़ता है है जी। ये। हाँ जी। हाँ जी जी, प्लस टू में क्या कर पढ़ता रहा है है बेटा, जी। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है जी। कहाँ पर? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उर्नी में जी। हेलो। जी बहुत खूब। आप सबसे बड़ी हेलो। सौभाग्य की बात है कि आप इतने बेहतरीन पिता है। आजकल के वर्तमान में हम देखते हैं कि अपने बच्चों को जो है क्या करते हैं कि अच्छा पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, जबकि हमारी सरकार ने सुविधाएं दी है घर के अंदर में। आपका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक है और आप वहां पढ़ा रहे, और ये वर्तमान में नहीं ऐसे माता पिता है जो नर्सरी से जो है हॉस्टल में भेज रहे, बाहर भेज रहे हैं, लेकिन इसका जो बाद में जो एक रिजल्ट आता है बहुत बेहतर भी नहीं आ सकता। जहां तक हो सके बच्चों को जो अपने नजरों के सामने प्लस टू तक, क्योंकि कॉलेज तो फिर दूर है, प्लस टू तक अपने नजरों के सामने पढ़ाएं। इससे पॉजिटिव ये रहेगा कि बेटा आपके सामने सुबह शाम आता रहेगा और सुबह शाम की जो गतिविधियां वो आपको देखते रहेंगे। और सबसे पहले आपका जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है कई सालों से खुला है, तो कितने लोग यहाँ पर पढ़े हुए, इसके लिए भी उन सब के माता पिताओं को जिन्होंने जो है अपने सरकारी स्कूल को एक महत्व को समझते हुए जो है आप अभी भी पढ़ा रहे हो। और हमें अच्छा लगता है जब लगता है कि हमारे माँ बाप जो है या हमारे जो आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग अभी इतना जो है आपके अंदर में इतना गरिमा है शिक्षा को लेकर और सरकारी स्कूलों को लेकर और नजदीक पढ़ाने के लेकर, ये आपके लिए बधाई। हमने इसलिए जानना चाहा, कई बार क्या होता है कि आपके पास स्कूल होता है और आपका माध्यमिक पढ़ने वाला बच्चा होता है और भेज रहे होते हैं हम बाहर। अच्छी बात है, घर के नजदीक में आप पढ़ा रहे हो। तो शिक्षा को लेकर हमारे अतिथि महोदय का, क्योंकि जब भी हमारे अतिथि महोदय जुड़ते हैं तो उर्नी से जुड़ते हैं, अब वहाँ सिग्नल की क्या दिक्कत है समझ नहीं आता है। तो चलिए, शिक्षा को लेकर हमने आप लोगों से यही जाना। वरिष्ठ माध्यमिक उर्नी में ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भी अपने बेटे को कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे नजदीक के, या फिर बाहर भेज रहे होंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो
उड़नी के अंदर में या फिर अन्य उड़नी के आसपास या किन्नौर के अंदर में शिक्षा को लेकर कितना जो है ग्रोथ किया है? राजकुमार सर, आपको सिग्नल की दिक्कत आ रही है, तो चलिए शिक्षा को लेकर आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। किन्नौर को लेकर आपने जो वर्तमान में जो आपका राज्य जो है वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, और ऐसे ही किन्नौर के अंदर में कितना ग्रोथ हुआ स्कूलों में शिक्षा को लेकर? क्या वहाँ टीचर की पूरी व्यवस्था है? क्या वहाँ पर खेलों की पूरी व्यवस्था है? क्या वहाँ पर कोचिंग की पूरी व्यवस्था है? क्या वहाँ पर लेबोरेटरी की पूरी व्यवस्था है? क्या मैथ के पूरे टीचर है या नहीं है? क्या कैसी परिस्थितियां? फिलहाल आप उड़नी के बारे में बताएं, किस प्रकार का वहाँ पर जो है एक शिक्षा का जो है बेहतरीन जो है सरकारें कर रही है। स्वागत है आपका। महोदय जी, सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक जनजातीय मुद्दों पर चर्चा के बारे में है, हम सभी को विदित है कि 1975 को जिला किन्नौर को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया था। तो उसके उपरांत जो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सरकारें आई है जिन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जो हमारे विकास के मुख्य आयाम होते हैं, तो सभी का अपना अच्छा योगदान रहा। लेकिन ये कहा जाता है इवेंट शो वे टू ह्यूमन बीइंग, घटनाएं इंसान को रास्ता दिखा देती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा का स्तर जनजाति क्षेत्र में क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में जो प्रकाश डालने के लिए कहा गया है, तो संक्षिप्त रूप में जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो किन्नौर में विभिन्न स्कूलों में, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है और शिक्षा जो है दयनीय दशा में है। उसके कारण क्या है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा आंका जाता है। तो हम यथार्थ में देखा जाए तो वहाँ पे शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक ही तरह का शिक्षा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है पेरेंटल केयर में जो प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है और अभिभावक और अध्यापक के मध्य में जो एक समन्वय के कारण बच्चे की शिक्षा अच्छी ही हो जाती है। उसके विपरीत गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि अभिभावक और अध्यापक का कोई समन्वय नहीं होता, क्योंकि अब अध्यापकों को उच्च श्रेणी के अपने आप को लगता होगा, तो पेरेंट्स के साथ अच्छा ढंग से समन्वय ना होने के कारण तो बच्चों का शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं ली जा सकती है। तो वर्तमान में दूसरा परिस्थिति में ये है कि हम बैंकिंग में देखते हैं, अन्य विभागों में देखते हैं कि वहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी बनी होती है हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है कि ट्रांसफर पॉलिसी टीचरों का ना होने के कारण एक एक टीचर जीवन भर एक ही जगह बैठ के रहते हैं, या वो लोग जो है अध्यापक फेडअप हो जाते हैं, उनमें कोई क्रांति नहीं रह जाती है। शुरू शुरू में तो पढ़ाने का अच्छा वर्चस्व होता है, लेकिन बाद बाद में वो एक तरह से निरुत्साहित से हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे शिक्षार्थियों को भी इसका जो है दुरुपयोग का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन हो रहा है, तो गवर्नमेंट में अध्यापक गण अपने बच्चों को अध्यापन के लिए, पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, सैलरी गवर्नमेंट से और बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट में। तो जिससे हमें जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो हमारे पढ़ाते, हमें एक सौतेला सा व्यवहार लगता है कि ये अध्यापक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हुए प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते अपने बच्चों को। तो उसे ये लगता है कि या तो उस अध्यापक के अंदर क्वालिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पाए, इस कारण गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहा है। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में डालने की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों में डालना एक फैशन सा बन गया है, जो कि गलत बात है। तो ये शिक्षा के संदर्भ में जो वर्तमान
समय में जो है इसकी बहुत दयनीय दशा पूरे प्रदेश में चल रही है और खासकर किन्नौर में भी चल रही है। और जहां तक मेरे गांव के स्कूल की बात करूं तो मेरे गांव का स्कूल अस्तित्व में 1972 में आया है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये केवल 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो पिछली बार सरकार की जो एक नीति थी अखंड शिक्षा के ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, उस संदर्भ में 2019 को हमें एक कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी में जाने का मौका मिला। तो वहां पे हमने कहा कि अखंड शिक्षा के ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, इसके बारे में जो हमारे स्कूल से जितने भी मोती निकले हैं उसका जो है तालिका लगनी चाहिए। और पिछले बार जब हम गए तो हमने कहा कि तालिका लग जाए और जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी गण जो इस स्कूल से निकल गए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवा कर रहे हैं, उन सभी को हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी के जो गोल्डन जुबली का कार्यक्रम मना दिया जाना चाहिए। क्योंकि वर्ष 1972 में यह स्कूल अस्तित्व में आया और आज 2020 में 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को कराने से ये होगा कि क्योंकि किताब को ही पढ़ना शिक्षा का मूल आधार नहीं है। अब हमने देखा कि गौतम बुद्ध जो कि आज 6वीं शताब्दी में पैदा हुए और आज तक उनके बुद्ध के सिद्धांत पूरे विश्व में चलता रहा है, उन्होंने भी जो है 4 दृश्य को देखकर ही जो है बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की थी। और देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर ही उन्होंने कर्तव्य परायणता और अहिंसा परम धर्म के आधार पे उन्होंने देश में आजादी को हासिल की। तो उसी तरह जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अगर ये ना लगे कि इस विद्यालय से अधिकारी निकला हुआ है, अगर उनको उनके सामने ही कार्यक्रमों के माध्यम से आ जाए और रूबरू हो जाए तो उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते हुए जो है भविष्य में उनके नक्शे कदम पे चलकर बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो बाकी दूसरी बात यह है कि जो हमारे वर्तमान स्थिति में शिक्षा विभाग में जो खासकर अध्यापकों के लिए जो ट्रांसफर नीति नहीं बनी है, इस कारण भी जो शिक्षा में काफी बाधा आ रही है। और बैंकों की तरह 3-3 वर्ष के अंतर्गत अध्यापकों का ट्रांसफर नीति भी बन जाए तो शिक्षा में काफी सुधार आ सकता है। ये शिक्षा का सवाल है तो जो ट्राइबल एरिया में जो बच्चों की मानसिकता और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे होती है, तो सरकार ने एक कार्य क्या गलत किया है कि जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे या हमारे पिताजी वगैरह पढ़ते थे, उस समय जो है हमारे को दंड के साथ पढ़ाया जाता था। अर्थात हम अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो दंडे की व्यवस्था थी। तो वर्तमान में अगर आप सर्वे किया जाए पूरे किन्नौर के अंदर, तो बच्चे लोग जो है सर्वे पाएंगे कि 2% बच्चे जो है शौक से पढ़ने वाले हैं और 98% बच्चे खौफ से पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या हुआ है कि अब 98% खौफ से पढ़ने वाले बच्चों पे डंडा नहीं चल रही है, तो जिसके चलते हुए जो है पढ़ाई सही नहीं हो रहा है। क्योंकि और तीसरा ये है कि मैत्रित्व संबंध अध्यापक और जो बच्चों के बीच है उसका दुरुपयोग बच्चों द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए अध्यापक और देखो जी, अध्यापक के साथ हम तो पहले प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारा बौद्धिक विकास होने का एक आशंका थी और वो सही है, साइंटिफिक इफेक्ट भी है। लेकिन आज के टाइम में अध्यापक के साथ हाथ मिलाना, हेलो हाय करना, चैटिंग करना, जो एक गुरुकुल परंपरा का घोर अपमान है। चाहिए इस तरह के जो शिक्षा की जो नीति में जो अभी नई शिक्षा की नीति 2020 चली है, इसमें कई तरह के अच्छे कार्य तो है, लेकिन जो एक स्टेटिस्टिकली जो पढ़ाने का बच्चों का जो साइको हमारी जनजाति बच्चों की होती है, उनको मनोस्थिति के आधार पे ही शिक्षा ग्रहण करवा दिया जाना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है, तो ये जो स्वास्थ्य आज से
60 रुकिए साल या सर, 50 रुकिए साल पूर्व रुकिए रुकिए हम बुजुर्गों के साथ रुकिए सर। जब वार्तालाप करते हैं सोनी साहब तो रुकिए। यहाँ किसी तरह की बीमारी होती नहीं थी, सोनी साहब रुकिए आप। किसी अभी तरह की। हम शिक्षा, सोनी साहब कुछ आपकी रुकिए, तकनीकी में खराबी है आप रुकिए। जिसके कारण हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। रुकिए आप। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन निकाला, और हमारे जो अतिथि महोदय उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर तो बहुत ही खराब हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। कारण ये है कि ट्रांसफर का जो एक नियम है, वो अगर सही तरीके से हो तो शायद शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। अब ट्रांसफर के बारे में इन्होंने जिक्र किया, बहुत ही जरूरी है। मैं कल परसों आपने देखा होगा किन्नौर के अंदर में आपने देखा होगा, तो शिक्षा की बात अलग करूंगा। अब मैं आता हूँ किन्नौर में जितने भी ठेके, जो शराब के ठेके, आप शराब के ठेके में जाएंगे तो वहां पर हर तीसरे महीने में तीसरा बंदा होता है। 3-3 महीने का जो है ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? इसलिए कि आपकी आमदनी बेहतर हो। अगर आप कंटिन्यूस होंगे तो किसी के साथ आपकी दोस्ती होगी, आपको प्रधान जानने वाला होगा, आपका कोई जानने वाला होगा, तो जो है दुकानदार की सेलिंग में फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीका बनाई है, और अच्छा कमाई भी कर रहे हैं। तो लेकिन शिक्षा में भी अगर इस प्रकार का ट्रांसपेरेंसी हो, अगर ट्रांसफर करते हो समय समय पर, तो शायद जो है एक बहुत बेहतर जो है शिक्षा गुरुकुल में या हमारे जो स्कूलों में हो सकता है। तो सबसे पहला ट्रांसफर नीति जो है हर दूसरे तीसरे साल में होना चाहिए। पहला पॉइंट तो इन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति, इस पर ध्यान देना है। और 50 साल हो रहा है, इन्होंने ये कहा कि 50 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है। इन्होंने कहा कि एक अपने स्कूल के लिए, और बहुत बहुत बधाई। इन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल से निकले हैं उनकी एक तालिका लगनी चाहिए, और वो किस किस ओहदे पर है, कैसे कैसे उन्होंने किया, ये बहुत बेहतरीन। हर स्कूलों में जो है किसी बेहतरीन कार्य को लेकर कोई करता है, चाहे ऑफिसर भी नहीं है, मैं ऑफिसर की बात नहीं कर, कोई कार्य करता हो, कोई बहुत विशेष कार्य भी करता हो, जिसने सामाजिक कार्य किया है, उसका भी तालिका में लगना चाहिए कि इस व्यक्ति ने विशेष, जैसे आपके हमारे सोनी स्टार के आदरणीय प्रधान जी, जिन्होंने एक विशेष कार्य किया है कि जो उड़नी के अंदर में शौचालय की कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन काम किए। तो लेकिन कोई सामाजिक काम करता है, उसका भी एक विशेष नाम जो है तालिका में होना चाहिए, उस व्यक्ति का भी। और हम लोग तालिका में नाम तो डालते हैं कि ये डॉक्टर ये थे, या फिर ये प्रधानाचार्य थे, लेकिन और इससे एक तो ऊर्जा आती है, उनके परिवारों तक भी मैसेज जाता है कि मेरे पिता ने इतना अच्छा बेहतर काम किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पहली बात। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि अखंड, ये तो हो गया। और दूसरी बात कहा कि अभिभावक और जो है स्कूल के टीचरों के साथ संबंध बेहतर नहीं है, इस वजह से भी शिक्षा का जो सरकारी स्कूलों में इस प्रकार का अभाव है। और प्राइवेट स्कूल में टाइम टू टाइम हर चीज का संबंध रहता है और नोट जाती है। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि अ, अपने बच्चों को, ये खाली टीचरों को नहीं है, सभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार की रोटी खाते हैं, जिनका 70-70 1-1 लाख रुपए सैलरी है, उनके बच्चे भी जो है स्कूलों में होने चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि वो बच्चों को इसलिए सरकारी स्कूलों में नहीं डाल रहे कि क्योंकि आधुनिकता के रेस में इतना हम आगे दौड़ाना चाह रहे हैं बच्चों के, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है। डांसिंग कंपटीशन, क्या बोलते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, भाषण कंपटीशन, ऐसे कई चीज है जिससे हमारा सरकारी स्कूल अछूता रहता है। तो इस वजह से भी वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज भी है। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर भी इन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर हमारे जनजातियों के अनुसार जो है शिक्षा को उन्होंने मौखिक तरीके से बहुत बेहतर बताया। और इन्होंने अपराध, जो पहले का जो आजकल जो खुली छूट है, खुली छूट से हमारे 98% के करीब बच्चों में जो है पढ़ाई को जो है एक शौक के रूप में लिया, और 2% ही शायद बढ़ रहे पढ़ाई ले रहे हैं। जबकि इसके विपरीत इन्होंने कहा कि 2% पहले जो है
शौक के थे और 98% जो लोग जो है जो खौफ से पढ़ते थे। ये भी एक माहौल है स्कूलों में जो है, दंड नहीं, अपराध नहीं है, मित्रता का जो है अब वो रह गया है, आप हाथ मिलाते हैं। वो पहले की तरह नहीं है कि आप जो है गुरु के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना, ऐसा अब वर्तमान में दिखता नहीं है। आजकल तो बहुत सारे अपराध भी गुरु शिष्यों के बीच में हो रहा है। तो शिक्षा को लेकर हमारी चर्चा भी जारी है, लेकिन हमारे अतिथि महोदय की सिग्नल की दिक्कत है। आप भी अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं शिक्षा को लेकर। जनजातीय क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष अध्यापक और विशेष स्कूल का होना चाहिए। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में दिव्यांग हर गांव में कोई ना कोई दिव्यांग हो सकता है। स्कूलों में ही जो है दिव्यांग बच्चों के लिए कोई ऐसी तकनीकी होनी चाहिए, दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कूद, उनके मानसिक विकास के लिए और उनको बेहतरीन जो है आगे शिक्षा ले जाने के लिए। तो एक विशेष अध्यापक होना चाहिए और विशेष स्कूल भी होना चाहिए। तो जनजातीय मुद्दों को लेकर ही बात कर रहे हैं, और जनजातीय मुद्दों में अभी तक शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं रहा है। आपके जो भवन है, विशालकाय भवन बन चुके हैं, खेल के मैदान बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जो शिक्षा का माहौल जो है बहुत ही भी गंभीर है। कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं पर जो है विशेष चीजों को बताए। मैं कविताओं के जरिए बताना चाहता हूँ, आपको समझना है। कविताओं के जरिए जो भी सुविधाएं स्कूलों को दी जा रही है और जो भी सुविधाएं अन्य हमारे को दी जा रही है, अगर उन सुविधाओं को कम करके बेहतर सुविधाएं दी जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपको पढ़ना बताता हूँ। फ्री की मार भुगत रहा हिंदुस्तान, जो फ्री दे रहे हैं सारे राजनीतिक दल। बताता हूँ, फ्री की मार भुगत रहा हिंदुस्तान। मैं आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आपकी सिग्नल की दिक्कत है, अभी हम शिक्षा से हटे नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही होगी। टोनी साहब, आपको मेरी हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, है? आ रही है जी आपकी आवाज। हाँ जी, आ रही है आप आवाज, अपना कट कट के माइक आ को रही है म्यूट थोड़ी सी। करेंगे, आपको माइक को म्यूट करेंगे। पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, और अभी हम शिक्षा को लेकर, हमारा माइक टॉपिक खत्म नहीं कुछ हुआ है। कविता सुनाने की। पहले हम शिक्षा को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो आइए, अब मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए किन किन चीजों को जो है हम जो है सरकार से अपील कर सकते हैं, इन चीजों को बंद करो। जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जो सब्सिडी अपना खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो सिलेंडर को लेकर अन्य चीजों में हो, तो वो बंद कर सकते हैं। ऐसे ही कई चीजें हैं। देखिए, ना हमें फ्री की सुविधाएं भी अगर बंद हो तो शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। आपको कविताओं के जरिए बताना चाहूंगा। ना हमें सिलेंडर फ्री चाहिए, मतलब उसमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, आप भले 1000, 1200, 1500 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हमें ना हमें 1500 फ्री चाहिए। जो 1500 रुपये भी कुछ ऐसा चला था, जो आजकल कई जो है महिलाओं को फ्री सिलेंडर भी मिले हैं। फिर अभी वर्तमान में कोई भी सरकार ने कहा कि जो सत्ता में आएंगे तो 1500 रुपये महीने का भी लगेगा। और उसके बाद ना किसानों को 2000 चाहिए, हम कह रहे कि किसानों को 2000 भी ना दे, महिलाओं को जो है आप जो 1500 देना चाह रहे उसको बंद करें, और आप जो है जो सिलेंडर फ्री दे रहे उसको भी बंद करें। और ना कि ना आप फ्री में धार्मिक यात्रा कराएं। हमें सबसे पहला रोजगार चाहिए, और हमें ओपीएस चाहिए, हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हमें कोचिंग फ्री चाहिए, हमें बिजली फ्री चाहिए, हमें स्वास्थ्य फ्री चाहिए। ये सब इसलिए कि हम रोजाना टैक्स दे रहे हैं, और ये सब इसलिए कि हम रोजाना टैक्स दे रहे हैं। पैदा होने से मरते तक टैक्स दे रहे हैं। और फी की खैरियत बंद करो, बैंकों के ब्याज दर को बढ़ाओ, एफडी पर समय सीमा घटाओ, महंगाई को कम करो, भ्रष्टाचार को बंद करो। आपने देखना सरकारों ने क्या कर दिया, पहले जो है 5 साल में एफडी आपकी होती थी, अब 8-9 साल एफडी में हो रहा है। और आपका जो ब्याज दर है जो वो तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी एफडी की ब्याज है वो घट रही है। तो ये अगर आप इन सुविधाओं को कम करेंगे तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, जो फ्री की हमारी सुविधाओं को बंद करते हैं। तो आगे है,
बंद करो स्कूलों में मिड डे मील और वर्दियां। स्कूलों में मिड डे मील और वर्दियां भी बंद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम झेलने के लिए तैयार है। और उसके बदले में रखो सभी स्टाफ और सुविधाएं। अगर उसके बदले में अगर सभी स्टाफ रख सकते हैं, सभी सुविधाएं रखेंगे, जिम की सुविधाएं, स्विमिंग की सुविधाएं। आपका दिल्ली का स्कूल के बारे में पूरा चर्चा है, पूरा अमेरिका उसके लिए देखने आया था, इस चीज को जानना है सबको। और अ, मध्यम वर्ग की टांग खींच रहे हम लोग। मध्यम वर्ग जो है बहुत ही इसमें पिस गया है, और फ्री की मार भुगत रहा आज हिंदुस्तान। तो यहाँ पर फ्री की सुविधाओं को अगर कम कर दिया जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब मिल सकता है। लेकिन हमें वोट बैंक बनाना है, और हमें वोट बैंक में जो है फंसाए रखना है, आपको लालच देकर, हमारे को लालच देकर। और इस वजह से हमारा सारा कुछ विकास रुक रहा है। तो शिक्षा हमारा खत्म नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर अभी हमारे अतिथि महोदय जुड़े नहीं है, लेकिन शिक्षा को लेकर हमारे को गंभीर होने का विषय है। किन्नौर के अंदर में जूलॉजी के टीचर तक नहीं है, और किन्नौर के अंदर में अभी आपका मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल की व्यवस्था तो है। जो जो अन्य सुविधाओं को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे, और अगर हम देखेंगे तो किन्नौर में कई ऐसे पद है जो अभी भी खाली है। और उन पदों को देखते हुए हमारे जो जितने भी सरकारी मुलाजिम है अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल रहे हैं। उनको पता है कि सरकार के पास कोई सुविधाएं नहीं है। और दूसरा, शिक्षा विभाग में टीचरों को काम भी बहुत दिया जाता है, जिस वजह से जो है आधा काम जो है बच्चों के लिए रह जाता है। तो हमारे अतिथि से और जानना चाहेंगे, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं शिक्षा को लेकर। अगर शिक्षा के अंदर में हमारे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर कैसे काम होना चाहिए। कॉमर्स के, देखिए जूलॉजी और कॉमर्स कॉमर्स के जो है, खासकर कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, इसके जो टीचर किन्नौर के अंदर में नहीं है। और अब हमने सर्वे किया, पूरे किन्नौर में 2 ही टीचर है जो कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं पर पीटीए नहीं है, कहीं पर आपका मैथ के टीचर नहीं है, कहीं पर साइंस के टीचर नहीं है। तो इस वजह से शिक्षा विभाग बिल्कुल चरमराया गया है। हालांकि हिमाचल के अंदर में शिक्षा का सर्वे करेंगे तो केरला के हिसाब से टॉप में लिया गया है। लेकिन वो शिक्षा को लेकर हो सकता है प्राइवेट को भी जोड़ा गया हो। प्राइवेट स्कूलों में पूरी फैसिलिटी देते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, और वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमारे बहुत सारे किन्नौर के अंदर में प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे जो हर 5-6 किलोमीटर के अंदर में स्कूल होते थे वो बंद हो चुके हैं। और हमारे किन्नौर के अंदर बहुत सारे जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है वो कई जगह तो बंद होने के कगार पर भी है, क्योंकि अ, कहा ना कि शिक्षा में बहुत सारी चीजें तो लाया। जैसे आपने कहा कि अखंड शिक्षा के ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती। लेकिन मोती तभी निकलेंगे जब आपके स्कूलों में को बेहतर बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको, मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दलों का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत के अंदर में अगर गिनती हो रही है तो वो दिल्ली का मॉडल स्कूल है, दिल्ली की स्कूल है। तो जिसको लेकर बहुत चर्चा में है। तो इस पर जनता को समझना है। अगर आपको शिक्षा को लेकर वोट देना है तो किस प्रकार का आप दिमाग को बनाकर रखेंगे, किस पार्टी से आप। और शिक्षा का बजट जो है अभी वर्तमान में मैनिफेस्टो में भी हो, सरकार की कोई भी सरकारें आते हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल की, शिक्षा को लेकर कितना बजट रहेगा, शिक्षा को लेकर हमारे जो है उनके मैनिफेस्टो में। और सरकारी स्कूलों को लेकर वो क्या क्या जो है मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, इसको स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर। और तकनीकी आईटी को लेकर, आईटी की बात करेंगे तो किन्नौर के अंदर में जो है ओरनी का आईटी बनना आईटी था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। वहाँ पॉलिटेक्निकल आना, पॉलिटेक्निक के लिए पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान भी होता कि आप पॉलिटेक्निक आएगा, लेकिन वो भी नहीं, उसको भी स्थानांतरित किया गया है। तो हर कुछ किलोमीटर के बाद, क्योंकि अब हमारा 74-75 पंचायतें हैं, और तकरीबन जो है 3 ब्लॉक है, और उप तहसील है बहुत सारे। और इन सबको अगर हम निगरानी से करें, इन सब पर हम अगर गौर करें, तो किन्नौर के अंदर में तकनीकी विभाग के जो हमारा आईटीआई है वो हर ब्लॉक में हो, या फिर
कुछ अपर और बीच का बेल्ट देखकर भी जो है सरकार को रखना चाहिए। आप लोगों की प्रतिक्रिया भी आती रहे, और जो भी प्रतिक्रिया करते हैं तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करें। हमारे अतिथि जुड़े नहीं, शिक्षा को लेकर हमारा जो है आज का टॉपिक था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये था हमारा टॉपिक जो है परिचर्चा। और वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को देखते हुए आपका आपको दिमाग में जो रहेगा कोई शिक्षा को लेकर आप किस प्रकार के किस पार्टी को चुनेंगे, या फिर जो है आप अपना मत का अधिकार करेंगे, या अपना मत रहेगा, या फिर सवाल जवाब करेंगे राजनीतिक दलों से कि शिक्षा को लेकर आप कैसे काम करेंगे। हमारे अतिथि जुड़े नहीं है, शायद तकनीकी दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड को पूरा करने के लिए उनको दोबारा फिर बुलाएंगे। और आजकल शादियों का सीजन है और शादियों में भी हम व्यस्त रहते हैं, जैसे जैसे समय निकलेगा हम इस चीज को आगे लेकर आएंगे। आप भी गंभीर रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर। जो है ये अकेला आपकी भागीदारी नहीं है, हमारी भागीदारी नहीं, पूरे किन्नौर को समझना है, आपके बच्चों का भविष्य के बारे में जानना है और आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में भी जानना है। तो यहाँ जुड़ रहे हैं अन्य आईडी से। तो सर शिक्षा को लेकर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जी, स्पष्ट रूप से आ शिक्षा रही है को जी। लेकर वर्तमान में मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो उर्नी में ही, हम फिलहाल और किन्नौर की बात नहीं करेंगे, कागजी कार्रवाई में तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी, कागजी में आपने बहुत सारी जिक्र किया, इतना परसेंटेज ऐसा है वैसा है, हमको मौखिक जानना है। शिक्षा को लेकर आपके उर्नी स्कूल में टीचर जो है अगर क्या पूरे टीचर जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पूरे टीचर है क्या, और पूरे खेल के मैदानों में जो उनकी सुविधाएं खेलों में होनी चाहिए मिलती है क्या, संगीत को लेकर क्या जो है संगीत का विषय को लेकर जैसे डांसिंग, संगीत, खेल, इन चीजों को लेकर किस प्रकार का है, प्राइवेट के मुकाबला जो है जो आपका जो स्कूल कर रहा है, क्योंकि आपके कई ऐसे सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट को मार दे रहे, सांगला का और आपका जो है भाभा का हमते स्कूल और सांगला का और कोठी का, ऐसे कई किन्नौर के अंदर में जो सरकारी स्कूल हैं जो बेहतर प्रयास करे, वो प्रयास इसलिए कि टीचरों जो है उस स्कूल की गरिमा को बनाने के लिए मेहनत कर रहे दिन रात। तो जानना चाहेंगे आपके इस एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उस एरिया में जो क्या क्या जो है व्यवस्था है स्कूलों को लेकर, कैसी है शिक्षा नीति वहां पर? आपका पुनः स्वागत है। तो यहाँ पे जो उर्नी स्कूल की बात की जाए तो अभी वर्तमान में स्कूल की जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन तरीके से सुसज्जित किया है, लेकिन जहां तक आपने कहा कि अध्यापकों की जो रिक्त पूर्ति की बात की गई है, तो वर्तमान सरकार द्वारा कॉमर्स विषय के अलावा सभी विषयों के अध्यापकों को प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जिसके लिए हम वर्तमान सरकार का दिल की गहराई से स्वागत करना चाहते हैं और हमारे क्षेत्रवासियों को ये भी शुभ संदेश देना चाहते हैं कि अगले बार से उर्नी में नॉन मेडिकल की क्लासेस आरंभ की जानी है। तो हम उर्नी में जो है यूला, चंगांव, मीरू, पोनंग, रामनी, जानी जो स्थानीय हमारे गांव है, जिनके बच्चे जो मेडिकल, नॉन मेडिकल के अध्ययन के लिए रामपुर, सोलन, चंडीगढ़ इत्यादि क्षेत्र में जाना चाहते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत शुभ समाचार है कि इस बार जो हमारे नॉन मेडिकल के जो स्टाफ की उर्नी में नियुक्ति हो चुकी है, तो अगले सेशन से इसका आरंभ की जाएगी। जहां तक आपने कही गीत संगीत जो हमारे जनजाति क्षेत्र का अभिन्न अंग है, तो जनजाति क्षेत्र में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम गुजरात के एक एकेडमी तेजगढ़ एकेडमी में गए, तो वहां पे देखा कि उस एकेडमी में जिस तरह हमारे प्रसिद्ध मेले उख्यांग, दाखैन, बीश इत्यादि होते हैं, उसी तरह
वहाँ जनजातीय क्षेत्र डांग जिला के जितने भी सुप्रसिद्ध गीत लोकगीत है उस पे आधारित शिक्षाओं को एकेडमी में विद्यालयों में दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिमाचल में जनजातीय क्षेत्र चाहे चंबा, पंगी, भरमौर, किन्नौर और अन्य जगह में इस तरह की सुविधा नहीं है। तो इस तरह की जो जनजातीय क्षेत्रों के मोदी जी आपको रोकते हैं। पहले हम मेन मुद्दों पर जाएंगे। जो पारंपरिक चीजों को लेकर इसमें कोई रोजगार तो है नहीं, इस पर हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। रोजगार हो तो हम चर्चा भी करते, इसको हम थोड़ा सा दरकिनार करते हैं। पहले हम मेन मुद्दों में आते हैं। आपने कहा कि कॉमर्स के बारे में कहा, कॉमर्स वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? और दूसरा आपने कहा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल खोल रहे हैं, तो क्या उनके जो पूरे जो है टीचर को भर्ती किया जाएगा? आप तो खोल तो देंगे जिसमें आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इन टीचरों को भी सोचना है। खाली खोलने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से सरकारों को वाहवाही करना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि अगर आपके कॉमर्स इतने सालों से क्यों नहीं आया, जियोलॉजिस्ट के क्यों नहीं आया, और ये जो कॉमर्स वाले बच्चे कहाँ जा रहे, इस पर आप लोगों की क्या राय है? तो ये हमको वाहवाही नहीं है, हमको किसी सरकार की वाहवाही नहीं करना। और अगर मेडिकल नॉन मेडिकल खोल रहे हैं तो क्या आप गारंटी के साथ जो आने वाली सरकार, ये भी इन्होंने भी कहा कि जो मैथ के, फिजिक्स के, कॉमर्स के, बायोलॉजी के ये सारे जो है वहां पर दिए जाएंगे, ऐसी कोई भविष्यवाणी की उन्होंने? आपका पुनः स्वागत है। हाँ, क्योंकि वो खोल दिया गया है, केवल केमिस्ट्री का ही अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, बाकी सभी की जो फिलअप हो चुकी है। पिछले बार एसएमसी की बैठक में हमें अध्यापकों से ये प्राप्त हुआ चलिए अब हम कि जो शिक्षा को थोड़ा सा हमारे क्लोज नॉन कर देते मेडिकल की हैं। क्लास, जी, शिक्षा को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं हम। हाँ पूरे जी, किन्नौर को लेकर आईटीआई है आपका, तकनीकी आईटीआई भी होना चाहिए। आईटीआई में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? अब वर्तमान में अगर कोई सरकार आती है तो किन्नौर के अंदर में क्या क्या व्यवस्था मांगना चाहते हैं आप शिक्षा को लेकर? आपका अपनी राय, वर्तमान में अगर कोई भी सरकार आती है तो शिक्षा को लेकर आपकी अपनी राय कैसी रहेगी किन्नौर के अंदर में? सबसे पहले तो जैसा ही हम अपने क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोग्रामिंग का क्षेत्र है ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी मध्यम गति से चल रहा है। तो हमारे प्रोग्रामिंग के भीतर लगभग 8-9 करोड़ से निर्मित जेपी करछम आईटीआई जो 2 वर्ष ही चला, उसका चला नहीं है, अभी रिक्त पड़ा हुआ है। तो हम सरकार से इस आईटीआई को पुणे चलाने के लिए 2 बातें करना चाहेंगे। एक तो यह कि इस आईटीआई को गवर्नमेंट मॉडर्न आईटीआई में को खोला जाए। तो मॉडर्न आईटीआई को खोलने से जो आधुनिक तरीके के जितने भी तकनीकी होते हैं उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट आईटीआई के होने से काफी फायदा इस क्षेत्र को होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे निजी आईटीआई को जो चलाने से इतने दुर्गम एरिया में लोग निजी आईटीआईयों में दाखिल लेना बड़ा असंभव है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्राइवेट आईटीआई को गवर्नमेंट में मर्ज करके मॉडर्न गवर्नमेंट आईटीआई खोला जाए। और दूसरा सुझाव, जो अगर प्रोग्रामिंग क्षेत्र को शिक्षा का हब सेंटर बनाना है तो इस आईटीआई को अगर गवर्नमेंट भी खोलने में विफल रहती है तो परियोजना प्रबंधन से हमारा एक आग्रह अनुरोध है कि इस आईटीआई में मुख्य प्रभावी क्षेत्र तथा अन्य प्रभावी क्षेत्र को परसेंटेज के आधार पे हमारे अतिथि ने कहा कि शिक्षा को लेकर उन्होंने निजी क्षेत्र की बात की है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि शिक्षा को लेकर निजी क्षेत्र जो उनका आता है प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल निराधार है, किसी प्रकार का जो है वहां पर इतना बेहतर नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। और इन्होंने एक चीज ये कहा कि जो उर्नी के अंदर में जो 8-9 करोड़ के भवन जो बना है उर्नी के अंदर में, उसका जो है उस पर जो है गवर्नमेंट
मॉडर्न आईटीआई खोला जाए। मॉडर्न में जैसे आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आप जुड़ रहे, इस प्रकार का जो ट्रेनिंग हो, आपका जो है ड्रोन की ट्रेनिंग हो, और फोटोग्राफी की ट्रेनिंग हो, वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग हो, जो व्यवसाय से जुड़ा ट्रेनिंग हो, जिससे रोजगार जो है स्वयं वो करे। कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, ऐसे कई जो है चीज है जो मॉडर्न तकनीकी में आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर वो मर्ज नहीं होता, इन्होंने कहा कि परसेंटेज के अनुसार जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार की तकनीक आईटीआई खोला जाए, और परसेंटेज के अनुसार जो है वहाँ जो विस्थापित या फिर जो हमारे जो उस एरिया में इफेक्टेड लोगों को जो है परसेंटेज के अनुसार वहां पर भर्ती किया जाए। और मॉडर्न आईटी की इन्होंने बात की है, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है शिक्षा को लेकर। और प्रोग्राम के अंदर में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि ये बहुत ही मध्यम गति से चल रहा है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो बहुत हमारा मकसद है, सरकारें कोई भी आए, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इन्होंने पूरा प्रोग्रामिंग की बात की। आपका राजग्रामंग होगा, आपका आपका जो आपका सांगला टुकपा हो गया, कुमो टुकपा, बायरिंग टुकपा, ऐसे भी कई है। आपका अपर किन्नौर के जो आपका जंगराम वैली है। तो ऐसे जो है वैलियों के अंदर में जो शिक्षा को लेकर जो सभी को चिंतित होना चाहिए। और मैं सभी से अपील करता हूँ जितने भी है शिक्षा को लेकर, इस एपिसोड में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, ये कोई पूरा किन्नौर का आज के एपिसोड नहीं है। जब भी कोई हमारे चुनाव तक यही बात चलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इस पर हम हमारा चर्चा खत्म नहीं होगा, ये चला ही रहेगा चुनाव तक। हर 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 इस एरिया में मैं चाहता हूं कि टुकपा के आए, राजग्राम के आए, जंगराम वैली के आए, अपने एरिया की शिक्षा के स्तर के बारे में बात करें, और एरिया के स्वास्थ्य के बारे में बात करें, और एरिया के जो है आपका रोजगार के बारे में बात करें। ये हमारा मत देने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार भी आपका होना चाहिए। और आपके एरिया में क्या चीज कमी है, उस पर भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है। तो चलिए, अतिथि महोदय फिर पुनः जुड़ चुके हैं। जी, आपका पुनः स्वागत। और मैं ये चाहता हूँ आज आज वो जो है हमारा जो एपिसोड है, जो स्वास्थ्य और रोजगार, ये अगला एपिसोड चलाएंगे। आज शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे, लंबा 1 घंटे का एपिसोड है, क्योंकि गंभीर विषय है। और किन्नौर के जनजातीय मुद्दों में नारे लगाते हैं वो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आपने बिल्कुल तरीके से कहा कि शिक्षा को लेकर, प्रोग्रामिंग को लेकर, मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड में राजग्रामंग के, टुकपा के, कुमो टुकपा, बारिंग टुकपा, जंगराम वैली, पूर्व वैली, सब अपने एरिया के जो आए और अपने क्षेत्र के जो शिक्षा को लेकर बात करें, अपने एरिया के स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अपने एरिया के जो है रोजगार को लेकर बात करें। और राजनीतिक दलों से हटकर क्या चाहिए, ताकि उनके कानों तक जाए कि किन्नौर के अंदर में शिक्षा का स्तर कैसा है। इन्होंने प्रोग्राम में कहा कि बिल्कुल सुस्त है, निराधार है, और इसे बनाने के बहुत बेहतर है। इन्होंने कहा कि मॉडर्न जो है जो आईटीआई को जो वहां पर चलाया जाए और उसको गवर्नमेंट बनाया जाए, मर्ज किया जाए, और जो वहाँ के जो इफेक्टेड एरिया है उनको परसेंटेज के अनुसार जो है वहां पर जो है ट्रेनिंग दिया जाए। और कुछ आपकी राय, आप चलिए, जो फिलहाल आपको प्रोग्रामिंग का ही शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में और शिक्षा को लेकर, जैसे आपका पुस्तकालय है, पुस्तकालय नहीं है कहीं, एक सेंटर में एक बेहतर पुस्तकालय हो जहाँ बच्चे पढ़ सके, कोचिंग लेने की व्यवस्था नहीं होती है, और कोचिंग की फीस भरने को वो नहीं होती, वो जाकर पढ़े। ऑनलाइन ऑनलाइन आपकी जो है पुस्तकालय हो, ऑफलाइन पुस्तकालय हो, इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। ये बहुत अच्छा कहा राम भगत जी, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, शिक्षा में शक्ति है। तो ये शक्ति का अर्जन केवल खाली से ही नहीं मिलेगा। शिक्षा को अर्जित करने के लिए वर्तमान समय के अनुसार तो हमें ई लाइब्रेरी की भी सख्त जरूरत है। और उसके अलावा ई लाइब्रेरी में जिस तरह से तकनीकी खराब है हमारी जनजाति क्षेत्र में, तो हमें जो है संग्रहालय पुस्तकों की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज जी, के टाइम मैं में थोड़ा जो सा है, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। इन्होंने ई लाइब्रेरी की इसलिए बात किया, और ई लाइब्रेरी हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा सरकार की हो। वहां पर जो निःशुल्क जो है, जो हम डाटा अपना जो है हजार हजार रुपये भर के अपना मोबाइलों से पढ़ना पड़ रहा है, वहां पर जो पूरी व्यवस्था जो फ्री की सुविधा हो, वहां पर एक जो है चाहे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगे या किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड लगे, तो वहां पर जो है बच्चे पढ़ पाएंगे। ये हमारे जो जैसे आपके ग्रामीण एरिया में कहाँ देना है, जैसे आपके पंचायत, हर पंचायत में देना है, या फिर कोई एक सेंटर में देना है, इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। ई लाइब्रेरी के बारे में कहा, और ऑफलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरी के बारे में कहा, और उसकी सारी सुविधाएं फ्री होनी चाहिए,
ताकि जो बच्चों का बेहतर विकास हो। जहाँ कॉमर्स के टीचर नहीं है तो वो ई लाइब्रेरी में जाकर कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जहाँ आपका जो है स्कूलें तो खोल दिया लेकिन टीचर नहीं है। आजकल सारे बच्चे घर में जो है अपने खर्चे से जो है कोचिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों ने अपने कोचिंग सेंटर चलाए, चाहे आप आपने जो है बाहर से, चाहे चंडीगढ़ से कोचिंग लेना हो, चाहे आपने बाहर से कोचिंग लेना हो कहीं भी। जैसे आजकल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो खोले, जो सुप्रसिद्ध है, उनका उन्होंने भी जो बच्चों के लिए फैसिलिटी दी 8,000 10,000 रुपए। तो क्यों, अगर उतना खर्चा जो है अगर सरकार के ई उनके द्वारा हो सकता है, ई पुस्तकालय के द्वारा, तो बेहतर हो सकता है। तो चलिए और अपनी बातें करें सर। और ये जो बाकी दूसरा ई लाइब्रेरी में अगर तकनीकी खराब, हमारे भौगोलिक परिस्थिति जनजातीय क्षेत्र है, उसमें कोई रुकावट हो तो हमारे को जो है गांव में ग्राम पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी खोलना चाहिए और उसमें जो है ज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम मानसिक पत्रिका लगा दिया जाना चाहिए। तो जिसमें जो हमारे बच्चे अपने क्लरिकल साइड से, चाहे HSIS या IPS UPS के लेवल्स के जो बुक्स प्रोवाइड गांव में होना चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर तो बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो है 2 क्लास तक अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो आपको टेस्ट में ही मेरिट पाकर ही नौकरी लग सकते हैं। पहले तो ऐसा होता कि टेस्ट क्वालिफाई किया तो 15 नंबर इंटरव्यू पैनल के हाथों में था। वर्तमान में क्या है कि जो अभी इंटरव्यू में जो है क्लास 2 और क्लास 1 के लिए ही इंटरव्यू होता है। बाकी जो है मार्क्स हमारे जो परसेंटेज के आधार पे जॉब लग रही है। तो हमारे बेरोजगार युवा लोग अक्सर गाँव में काम भी किया करते हैं। तो ई लाइब्रेरी तो बेहतर है, लेकिन ई लाइब्रेरी ना हो तो जो साधारण लाइब्रेरी होता है उसमें जो है ज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स के तैयारियां के लिए ई लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। तो ये हर गांव में होनी चाहिए। तो ये इजीली हो सकता है। ये इसके लिए कोई कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा शॉर्टकट तरीका, आपको मालूम है कि 14वां वित्त तो चला गया है, 15वां वित्त का पैसा पंचायत में आता है। तो उसमें 110 प्रकार के काम करने होते हैं। तो 110 प्रकार के कामों में जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया जाना चाहिए, तो ये पंचायतों की एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत से जो निकलेगा बच्चा बच्ची, तो उसके लिए किस तरह की मूलभूत सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में हमने उपलब्ध कराना है, वो बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, इसका जो सोच हमारे जनप्रतिनिधियों में होनी चाहिए। बाकी जहां तक JP करछम ITI उर्नी की जो बात कर रही थी, उसमें तो जो हम पहले तो प्राथमिकता ये करते हैं कि इसको गवर्नमेंट मॉडर्न ITI बनाया जाए। तो अगर गवर्नमेंट मॉडर्न ITI भी नहीं बनता है, गवर्नमेंट कहेगा कि ये लाड़ा में था, पहले इसको लाड़ा से बाहर किया गया है, अब ये जो है बिल्डिंग कंपनी का JSW का है, तो JSW का कंपनी का बिल्डिंग भी हो, तो JSW के आला कमान अधिकारियों से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि CSR का जो HRD फंड, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो फंड शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप समस्त इफेक्टेड एरिया जो हमारे 17 पंचायतें आते हैं, इसके अलावा 30% में पूरा किन्नौर आता है। तो जिस तरह एकलव्य स्कूल निचार में खोला गया है, उसी पैटर्न पे JSW 5th क्लास से लेकर +2 तक जो स्थानीय क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनके बच्चों को 5-6 के बाद एक टेस्ट करवा दिया जाए और उस टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं, साल में 150-200 बच्चों को आप पढ़ा दीजिए +2 तक, जैसा नवोदय स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पे एक कमेंट्स आ रहा था कि दिव्यांग बच्चों के लिए या BPLs के लिए भी एक आरक्षण रखा जाए। तो आरक्षण का प्रतिशत ये होना चाहिए कि जो 70% इफेक्टेड एरिया का आरक्षण उस तरीके से होना चाहिए और 30% का आरक्षण उस तरह से होने चाहिए। तो +2 तक आप जिंदल विद्या मंदिर की अपेक्षा जो शिक्षा आप इधर करेंगे तो ये CSR के लिए बड़ा पुण्य का काम रहेगा। क्योंकि आप CSR के लिए बेहतरीन कार्य तो कर रहे हैं, अब बॉक्सर बना रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे गांव का नाम तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन उस BPL परिवार, उस अक्षम व्यक्ति का देखिए जो बॉक्सिंग खेल नहीं सकता है, अगर आप शिक्षा प्रदान किया जाए उन्हें, तो वो एक अधिकारी बन सकता है, कर्मचारी बन सकता है, अक्षम या
कमजोर वीकर सेक्शन का बच्चा, तो इसलिए आपको जो खेल के साथ पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के लिए मेरी ये 2 सुझाव है, या तो ये आईटीआई को मॉडर्न गवर्नमेंट आईटीआई किया जाए, या इस आईटीआई के परिसर को जो है एकलव्य विद्यालय, जहां निचार की भांति परियोजना प्रभावितों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था किया जाए। तो शिक्षा में शक्ति का तभी प्रचार प्रसार होगा, तभी हमारे इन विद्यालयों से +2 तक अच्छा बेस बनेगा, तो ये आगे एचएएस, आईएएस, आईपीएस इत्यादि अधिकारी बन सकते हैं। तो ये जी आईटी के संदर्भ में हमारी एक व्यक्तिगत सुझाव है, जिसे सभी को मान लेना चाहिए, और इसे अच्छे सुझाव भी हो तो देना चाहिए। और ये देखिए, आईटीआई एक खंड सा हो गया है। पिछले बार जब खंड स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों के टूर्नामेंट थे, उसमें देखिए बच्चे 390 जी बच्चे और 100 स्टाफ एकदम से उसमें इस तरह से फिट बैठ रहे थे। इतना बड़ा आईटीआई बना के दिया हुआ है। तो इस और हमारी जो वर्तमान सरकार आएगी, तो मॉडर्न आईटीआई उर्नी इंस्टेड ऑफ जेपी आईटीआई होना चाहिए, या दूसरा जो है परियोजना प्रबंधन को सीएसआर के माध्यम से हम बढ़िया सा स्कूल चला दिया जाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत आभार। और हमारा 1 घंटे का एपिसोड, लेकिन आपसे एक सवाल अंतिम ये रहेगा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियां आपके जो है उड़नी में आएंगे, तो उनसे सबसे पहले शिक्षा को लेकर सबसे पहले क्या मांगना चाहेंगे आप? आईटीआई को लेकर बात करेंगे, जो भी पार्टियां आती है, क्या उनसे आप ये बातें रखेंगे? शिक्षा में शक्ति है, तो शिक्षा में जो हमारा शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, और जो आईटीआई खाली सा इतना बड़ा बंगला बन गया है, तो इसके लिए हम चाहेंगे ये जो वेस्ट पड़ा हुआ है इसको बेस्ट कीजिए, या मॉडर्न आईटीआई जी खोल दीजिए, या इसे सीएसआर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा जी आवासीय विद्यालय बना दिया है। जी, और बहुत जो बहुत खूब, जनप्रतिनिधि बहुत बहुत आएंगे, आभार महोदय जी। जो मैं बोल रहा बहुत बहुत आभार धन्यवाद जी। महोदय जी, आपने आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षा को लेकर ही रहा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य और रोजगार रह गया। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है पगरामंग का चिंतित करते हुए, पगरामंग का एक धर्म को मानते हुए, अपने इंसानियत को मानते हुए, आपने कहा कि सभी जितने भी चुनाव प्रतिनिधि है शिक्षा को लेकर पगरामंग में बेहतर काम करें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आपके साथ बात करेंगे स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, हमारे अतिथि महोदय ने बहुत बेहतरीन सुझाव रखे हैं यहाँ पर। अगर गंभीरता से ले तो बहुत बेहतरीन है। जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारा 15-14 फाइनेंस का पैसे आता है, उसमें पंचायत प्रतिनिधियां भी जो कुछ चीजें शिक्षा के स्तर में खर्च कर सकती है, ये चीजें उन्होंने कहा कि करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि 110 प्रकार के जो है उसमें योजनाएं होती है। अगर उस योजनाओं में अगर हम सरकार जो है शिक्षा को लाएंगे तो बेहतर हो सकता है, और बेहतर पुस्तकालय हो सकता है, कोई टीचर भी रख सकते हैं। ये चीजें समझने वाली बात है। और इन्होंने कहा कि सीएसआर और एचआरडीएफ जो हमारा जो अलग से फंड होते हैं, इनके बारे में इन्होंने कहा कि जो 17 पंचायत है जो इफेक्टेड एरिया है, उनका जो परसेंटेज होता है, और 30% जो किन्नौर का है, तो इन्होंने कहा कि वो भी जो शिक्षा में रखे। और इन्होंने कहा कि जो जीएसडब्ल्यू जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बॉक्सिंग को लेकर देश दुनिया से नाम कमा रही है, हमारे छात्रों को ले रहे, लेकिन जो अक्षम बच्चे हैं, जो बीपीएल के बच्चे, वो बॉक्सिंग में नहीं खेल सकते, वो क्या करेंगे? उनके लिए शिक्षा के लिए जो है ये जो सीएसआर का फंड और एचआरडीएफ का फंड जो है उनके लिए लगना चाहिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए। तो शिक्षा का मुद्दा जहां अगर पगरामंग में इन्होंने पगरामंग का है, तो इसका मतलब पगरामंग में शिक्षा का बेहतर नहीं है। और जल्दी ही अभी इनके साथ स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, उसके बाद हम अन्य जो है राजग्रामों को लेंगे, या फिर हम जो है टुकपा को लेंगे, या फिर हम जो है आपका जंगराम वैली को लेंगे, या सायरा वैली को लेंगे। तो आपके वैली में किस प्रकार का शिक्षा चल रहा है और कैसे सरकार की योजनाएं चला रही है शिक्षा को लेकर, इस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ, जब भी हमारे पेज से जुड़ते हैं तो जरूर शेयर करें, फॉलो करें, और हमारे पेज को स्टार दें, ताकि हमारी टीम जो है सक्षम कर सके हमारे किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए। आपके पास बेहतरीन जो है सुझाव को लेकर, बेहतरीन अतिथि को लेकर आए। और राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने
बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षा के बारे में एक जिक्र किया, जाहिर किया, और ऐसे ही सब लोगों के अंदर में जुनून होना चाहिए। तो आप सबका आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि।